और बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का वेव। ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर है ये आपका। तो वेव थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़ना है वेव के बारे में। ठीक है, वेव में हमें ये पढ़ना है कि आपका ऑर्गन पाइप में वेव क्या होता है, डिफरेंट मीडिया में, जैसे स्ट्रिंग है तो उसमें वेव की स्पीड क्या होगी, या आपका गैस है तो स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, डॉपलर इफेक्ट हो गया, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट अबाउट योर वेव। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? वेव। अब देखिए वेव जो है वो क्या होता है। तो वेव क्या है? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जो क्रिएट होता है मीडियम में बाय सम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे हम लोग वोकल कॉर्ड हमारी वाइब्रेट करती है तो हमारा जो साउंड निकलता है वो एयर में आके जो पार्टिकल होते हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। दूसरी चीज़, वेव जो होती है जब मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके मीडियम पार्टिकल को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन कराएगी, यानी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन उसके पार्टिकल के होते हैं। तो वो जो क्रिएशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो क्या कहलाता है? आपका वेव कहलाता है। तो हम क्या याद रखेंगे इसमें? वेव। इट इज ए डिस्टरबेंस, it is a disturbance created in a medium. It is a disturbance created in a medium which carry the energy from one place to one point to another point without transfer of medium particle। यानी मीडियम पार्टिकल का क्या नहीं होता है? ट्रांसफर नहीं होता है। एक और चीज याद रखिएगा, मोमेंटम इज ऑल्सो ट्रांसफर। यानी क्या करता है? मोमेंटम भी ट्रांसफर आपका होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है कोई, दिस इज अवर रिजिड सपोर्ट, और ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको पल्स दे दूं, यानी इस तरह से एक झटका मारूं इसके अंदर, जैसे मेरे पास, चलिए अभी तो कुछ है नहीं, तो अगर हम एक झटका इसमें मारते हैं तो क्या होता है कि इस तरह का एक पल्स आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो पल्स आ गया, जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? अब यहाँ वाले पार्टिकल को ऐसे उठा देगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ वाले पार्टिकल को ऐसे उठा देगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ वाले पार्टिकल को ऐसे उठा देगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसे पहुंच जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज व्हाट? एनर्जी। लेकिन जो मीडियम यहाँ पे थे, यहाँ का मीडियम, ये जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही जगह पर रहे लेकिन डिस्टर्ब हो गए। लेकिन क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव। अब समझ में आ रहा है वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड बाय सम मीन्स। किसी तरह से आप उसको क्रिएट करेंगे बाय अप्लाइंग द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं होगा? पार्टिकल या मीडियम जो होता है, यानी मैटर जो होगा, वो कभी कैरी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें वेव कभी भी मीडियम को कैरी नहीं करती है, लेकिन इस तरह की वेव होती है जो मीडियम को कैरी करेगी, यानी मास को कैरी करती है। तो ये बात समझ में आया? अब देखिए, तो ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों के पास। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ द, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, मीडियम। देखिए मीडियम अगर है हमारे पास, तो मीडियम के पास, मीडियम देखिए अगर मीडियम है हमारे पास, तो मीडियम के पास दो चीजें होना जरूरी है। यानी अगर वेव जिस मीडियम में चल रही है उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए इलास्टिसिटी। क्या होनी चाहिए बताओ? इलास्टिसिटी। क्या होना चाहिए हमारे पास? मीडियम शुड बी इलास्टिसिटी। दूसरा होना चाहिए इनर्शिया, यानी मास। क्या होना चाहिए उसके पास? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। किसी भी मीडियम के पास ये दो बातें होनी चाहिए।
इलास्टिसिटी की वजह से क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगी उसमें। क्या आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स से क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स से ये होगा कि आपके जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को दोबारा से एक्वायर करेंगे। मास क्यों होना चाहिए, ये होता है ड्यू टू इनर्शिया मीडियम पार्टिकल ओवरशूट द मीन पोजीशन। यानी वो क्या करेंगे, अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करेंगे और क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहें कि वेव बनता कैसे है तो सोचिएगा जरा, देखिए अगर हम मैकेनिज्म इसका समझना चाहते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं बनता कैसे है ये। मैकेनिज्म ऑफ वेव, अगर हम वेव के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि हाउ इट कैन बी मेड, तो देखो अगर मान लो कि मेरे पास यहां पर ये मीडियम है, इस तरह से ये कोई मीडियम है मेरे पास, यहां पे इस तरह से एक पार्टिकल है ये, फिर इसके पास ये, फिर यहां पे ये, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसे पार्टिकल हैं बहुत सारे। अब मान लीजिए कि मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो क्या होगा, ये यहां पे कहीं पर आ जाएगा। जब ये यहां पे कहीं पर आएगा तो क्या होगा कि इसके और इसके बीच में एक इन्फ्लुएंस होगा फोर्स का, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि मास क्या चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, वो अपनी उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये पार्टिकल क्या करता है, अपने आप को ऐसे धीरे धीरे उठाएगा और इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। देखो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस आए हैं वो इससे पहले आए, तो इसमें जब ये मैक्सिमा पे पहुंचेगा तो ये रिटर्न कर रहा होगा और ये वापस जा रहा होगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाला उठेगा, फिर कौन उठेगा, फिर ये उठेगा, फिर कौन उठेगा, फिर ये उठेगा, इस तरह से हो रहा होगा। अब क्या होगा, कुछ देर बाद फिर ये वापस आएगा, ये वापस आएगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया वापस इधर चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये वापस आ रहा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये वापस आ रहा होगा, समझ रहे नहीं, फिर ये वापस आ रहा होगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा ऑसिलेशंस। तो ये जो पार्टिकल है दे विल बी स्टार्ट टू ऑसिलेट, ये देख रहे हैं ना, अप एंड डाउन शुरू हो गया, यानी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या होने लगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो वेव क्या कर रही है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये पार्टिकल कैसे चल रहा है, तो ये वाला जो नेचर है ये वाला, वो कैसे आ रहा है, अगर हम इसको बनाएं तो कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी इस तरह से कुछ आ रहा होगा, ये इस तरह से। अब अगर हम फिर से देखेंगे तो ये इधर से इधर ऐसे चल रहा है, तो अगर हम इसको देखें तो किस तरह का फिनोमिना लेता है, तो अगर ये मीन पोजीशन पे था तो धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, उठाएगा, फिर जीरो करेगा, फिर निगेटिव, यानी निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, और ये इस तरह से वेव बनना शुरू हो जाती है। बात समझ में आया। तो यहां पे पार्टिकल का वाइब्रेट करना जरूरी है, तो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल देन वेव इज क्रिएटेड। तो वेव क्या हो जाती है आपकी, क्रिएट हो जाएगी। डन, ओके। अब देखिए, अब इसमें हम समझना चाहते हैं टाइप्स ऑफ वेव। क्या समझना चाहते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेव। आइए देखिए, टाइप्स ऑफ वेव। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो वेव हमारी कितनी तरह से डिवाइड होती हैं, 3 कैटेगरी में हम इसको बांट देते हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, एक होती है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव, और एक होती है हमारे पास मैटर वेव, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात करते हैं तो ये वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी क्या है, दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम for their
for their propagation, for their propagation, propagation मतलब मूवमेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, एग्जाम्पल, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, वेव, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्प्रिंग, ETC। ठीक है, कहलाती है हमारी मैकेनिकल वेव। अब अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें तो याद रखिएगा, दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी इसको चलने के लिए मीडियम की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। These are also called, these are also called, क्या कहते हैं बताओ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इन शॉर्ट इसको EM वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, EM वेव। ये आप 12th क्लास में स्टडी करेंगे, पूरा चैप्टर ही है ये वो वेव होती है जिसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो आपका ये जो वेव होगा, यानी मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जब ऐसे अपने आप को वाइब्रेट कराएगा तो ये वाला जो पार्टिकल है, यानी ये आपका इलेक्ट्रिक वेव है, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है और ये मान लीजिए मैग्नेटिक है, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एक साथ करेंगे, इस तरह से, ठीक है, ये यानी ये इधर आएगा तो ये मैक्सिमा होगा, फिर जब ये मैक्सिमा होगा तो ये मिनिमा हो जाएगा, समझ रहे हैं, इस तरह से ये, ठीक, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो क्या होता है, वेव ड्यू टू, वेव प्रोड्यूसेस ड्यू टू वेरिएशन in magnetic and electric field perpendicular to each other, ये थोड़ा सा आप मेमोराइज रखिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, एक्सरेज, लाइट रेज, यूवी रेज, IF रेज, इंफ्रारेड रेज, IR रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, कॉस्मिक रेज, ETC, ठीक, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा, मैटर वेव जो होती है ये बहुत ही आउट है, मतलब आप लोगों के 11th में तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। देखो, मैटर वेव वो वेव होती है जो आपके बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एसोसिएट होती है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके मोशन से जब ये भागेंगे तो एक वेव जनरेट करेंगे। आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, किसी इन्वेलप में कहीं ना कहीं होगा और वो पूरा एक इन्वेलप बना के चलता है, ठीक है। तो क्या है, दीज आर द वेव विच आर associated with microscopic particles, that is electron, proton, neutron, etc. is called matter
वेव, ठीक। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। किसके जरिए एक्सप्लेन किया गया इसको? डी ब्रॉगली के जरिए, ठीक है। डी ब्रॉगली ने यह बताया कि हमारी जो वेव होती हैं, ईएम वेव जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे हैव डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये आप वहां पे आगे बताया जाएगा आपको हाउ इट कैन बी प्रूव, ठीक है। इसने कैसे उसको प्रूव कर दिया था, तो ये आप 12th में पढ़ेंगे, ये भी आप 12th में पढ़ते हैं। ये जो है आपका, ये आपको स्टडी करना है। मैकेनिकल वेव यू हैव टू स्टडी इट इन क्लास 11th, ठीक है। तो क्लास 11th में हम लोग क्या करते हैं, मीडिया मतलब आपकी मैकेनिकल वेव को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए। देखिए, अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, डिस्टरबेंस क्या हो सकते हैं। तो देखिए, डिस्टरबेंसेस इन द मीडियम पार्टिकल may be displacement, change in density, change in pressure, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ETC। तो ये आपके जो डिस्टर्बेंसेस जिसको हम नाम ले रहे हैं, ये इस तरह की चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। प्रेशर में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो आपको बता ही दिया, वो आपको वैसे यहाँ पे स्टडी करना भी नहीं है। अब हमें बात करना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव। तो देखो, अगर हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात करें, मैकेनिकल वेव, तो अगर हम मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैकेनिकल वेव दो तरह से एक्सप्लेन की जाएंगी। मैकेनिकल वेव्स आर एक्सप्लेन्ड इन टू वेज। तो एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, या इसको कभी कभी ट्रांसवर्सल वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये हमारे पास कुछ वेव्स होती हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव होती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दीज आर द टू वेव्स। अब देखिए, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड और वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन अप एंड डाउन perpendicular to the propagation of wave, propagation of wave। अब देखिए, अगर ये मेरा वेव इधर जा रहा है लाइक दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और ये मेरे मीडियम पार्टिकल्स हैं, ये तो ये जो होगा, ये इस तरह से जो अप एंड डाउन मोशन होगा, अप एंड डाउन, ये, और ये कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये जो है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन का डायरेक्शन या फैशन ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं, वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ये कहलाता है डायरेक्शन ऑफ वेव। ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव किधर चल रही है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि जब ये अपनी यहां से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आपका अपवर्ड होता है, तो अगर हम इसको देखें बनाकर, तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से देखना।
ये इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव उस दिशा में माना जाएगा जिसमें आपकी क्रस्ट मूव कर रहे होंगे। तो क्रस्ट मूव क्या कर रहे हैं? इधर मूव कर रहा है, फिर ये इधर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें, यानी इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें और ज्यादा, तो ये जो वेव का जो मोशन होता है, आप ये देख सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो सेम फेज में चल रहा हो। यानी सेम फेज का क्या मतलब कि यहां पे जो एंगल अगर हम मान लें कुछ, तो वही एंगल देखो अभी ये यहां पर है, फिर कुछ देर के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगा, फिर कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच जाएगा। तो देख रहे हो ना, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? वाइब्रेशन मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में सेम फेज वाले मूव कर रहे होंगे उसी का हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव कहलाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अब देखो, ये वाली जो चीज है ये सरफेस वेव भी कहलाती है। क्या कहलाती है? सरफेस वेव। क्यों कहते हैं सरफेस वेव? क्योंकि अगर हम वाटर वेव के बारे में बात करें, यानी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर की तरफ, अगर हम वाटर वेव की बात करें, वाटर, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं पहले मैं यहां पे, ठीक है, यहां एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? वाटर वेव और क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये इस तरह के हमारे कहलाते हैं। अब देखो, इसी को हम सरफेस वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, वाटर वेव की अगर हम बात करें, वाटर वेव, तो ये मेरा वाटर हो गया, इस तरह से वाटर वेव चलती है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह से आपका वाटर वेव प्रोपेगेट करती है। तो अगर हम बोलेंगे तो यहां पे पानी भरा होगा, ये पूरा, ये क्या है? पानी। ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये देखिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अगर यहां पे आपका H2O है, ये पानी है तुम्हारा, तो यहां पे क्या होगा? एयर। तो यहां पे एयर है, ठीक है, ना तो ये एयर में ना ये पानी में, तो कहां पर चल रहा है? सरफेस में चल रहा है। तो आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज अ सरफेस वेव। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सरफेस वेव भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव, ठीक। दूसरी चीज, इट ट्रेवल इन सॉलिड एंड लिक्विड, बिकॉज इट रिक्वायर्ड रिजिडिटी। क्या चाहिए इसको? रिजिडिटी चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपका जो लिक्विड होता है उसकी रिजिडिटी ज्यादा नहीं होती। अगर हम पानी बहुत ज्यादा गर्म कर दें तो ये जो है वेव खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए क्या होगा। रब कर दें इसको। ओके, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आइए समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो देखिए, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके मान लीजिए ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, दीज आर द मीडियम पार्टिकल्स। ये अब मान लो कि कहीं से डिस्टरबेंस आ गया और ये मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होने लगे, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। तो आप बोलेंगे वेव ऐसे जा रही है, तो वेव जब ऐसे जा रही है तो आपके पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियम पार्टिकल, यानी पार्टिकल start to vibrate about its mean position to and fro along the direction of propagation of wave। अच्छा, दूसरी बात क्या करना है हमें इसके अंदर? देखो, अगर हम इनकी बात करें, जैसे मेरे पास ये कुछ मीडियम पार्टिकल्स हैं इस तरह से, ये नॉर्मली इस तरह से हैं यहां पे, ये देखिए कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये है मेरे पास। अचानक से यहां पे किसी ने पुश कर दिया इसको, यानी कुछ वाइब्रेशंस या एनर्जी आ गई। जब ये एनर्जी आएगी तो यहां पे क्या होगा, इसको धक्का मारेगा तो ये पास पास आ जाएंगे, यानी यहां पे ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये बाकी कैसे रहेंगे, नॉर्मली खड़े रहेंगे जैसे थे ये। अब क्या होगा, अब ड्यू टू इलास्टिसिटी क्या होंगे, दूर हट जाएंगे, तो जब दूर हटेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर इसको धक्का मारेंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, फिर ये नॉर्मल खड़े रहेंगे, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या होगा, फिर यहां पे फिर दोबारा से एनर्जी आएगी तो ये फिर पास पास आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे, और यहां पे क्या होगा, ये फिर पास पास आ जाएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो एनर्जी देख रहे हो, जो डिस्टर्बेंस यहां था वो कहां पहुंच गया, यहां पे आ गया। तो ये जो चीज है हमारी, ये इसको कहते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, और इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो देखो, इसके आने से दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाए, या फिर आपके मीडियम की क्या चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए। तो इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्रेशर वेव। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर वेव। तो क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेव। ठीक, क्या कहते हैं हम इसको, प्रेशर वेव। ठीक है, अगर ये प्रेशर वेव है हमारे पास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, वो अगर प्रेशर वेव है तो ये मीडियम के अंदर भी तो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियम वेव। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम वेव। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मीडियम वेव भी कहते हैं। अगर कोई तुमसे इसका एग्जाम्पल पूछे, क्या पूछे, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, साउंड वेव, साउंड वेव, और वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम। ठीक है, ETC। डन। तो ये थोड़ा सा तुम्हें चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब भी बनेगी तो याद रखिएगा, फर्स्टली फॉर्म द कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो मैं ये लिख दे रहा हूं, इन longitudinal wave compression always formed first। तो क्या बनेगा सबसे पहले बताओ, कंप्रेशन बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आप वैसे कभी पूछा तो नहीं है। अब देखिए एक और चीज को समझते हैं यहां पे हम लोग। देखिए, अगर हम एक चीज की और बात करें, मान लीजिए कि ये मेरे पास वाटर है, यहां पे ये क्या है हमारे पास, वाटर। ठीक है, ये वाटर है। अब मैंने यहां पे एक रिंग रखा, क्या रखा मैंने यहां पे, एक रिंग। अगर हम इस रिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे ये इस तरह से अगर रिंग है मेरे पास, और ये मेरी वाटर सरफेस है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको रिंग कर रहा हूं तो बताओ इसमें क्या होगा। तो आप ये बोलेंगे कि अंदर जो होगा वो क्या होगा, वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। तो हमने ये मान लिया कि दिस इज दी क्रस्ट कंप्रेशन, फिर इसके बाद एक और कंप्रेशन, फिर इसके बाद एक और कंप्रेशन, फिर इसके बाद एक और कंप्रेशन। अब देखिए ये कंप्रेशन है, तो वेव प्रोपेगेट इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन, यहां पे पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, यहां पे भी आ जाएगी। ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया, फिर यहां पे, ऐसे बहुत सारे कंप्रेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो रहा होगा, तो यहां पे हमारे पास क्या है, कंप्रेशन। ये देखिए ये क्या है, कंप्रेशन। यहां भी क्या है, कंप्रेशन। यहां भी क्या है, कंप्रेशन, 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 कंप्रेशन। ये सब कंप्रेशंस हैं। अगर कंप्रेशन है मेरे पास, तो जरा ये बताओ यहां पे क्या होगा फिर। तो यहां पे हम्पिंग आएगी, यानी पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यानी यहां पे क्या हो रहा होगा, पानी ऐसे उठ जाएगा।
फिर यहां पे क्या हो रहा होगा, जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आएगा, क्रस्ट आ रहा होगा यानी रेयरफेक्शन, ये पानी ऐसे डाउन हो जाएगा। फिर यहां पे क्या आएगा, फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर यहां पे डाउन हो जाएगा, यहां पे फिर क्या होगा, ऐसे डाउन हो जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऐसे पानी जो है हमारा चल रहा होगा, ये देखिए ऐसे चल रहा है पानी, ऐसे चल रहा है। तो ये बताओ जब पानी के अंदर है तो कौन सी वेव, तो पानी के अंदर इसकी वजह से कौन सी वेव चल रही थी, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे ही सरफेस पे आया तो क्या बन गई, ट्रांसवर्स। क्या बन गई, ट्रांसवर्स। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के लॉजिकली चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बना लो उसको जल्दी से, डन, ओके, आगे बढ़े। अब चलो, अब समझते हैं इसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, यानी टर्म्स रिलेटेड टू योर वेव, यानी वेव में कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं। मिटा दें इसको, ओके। देखिए, तो टर्म्स यूज्ड इन वेव, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, ठीक, इसको ए से दिखाते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो सिंपल से आप लोग बात जानते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड टू डिस्प्लेस इट्स मैक्सिमम पोजीशन। क्या करें, अपनी मैक्सिमम पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि ये है हमारे पास और ये इस तरह से वेव हमारी चल रही है, ये अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं तो अगर देखो ये भी मेरा मीडियम पार्टिकल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये देखो इसने डिस्प्लेस इतना किया, फिर इसने इतना किया, फिर इसने इतना किया और फिर ये जीरो आ गया। तो मैक्सिमम जो है वो तो यही है ना हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एम्पलीट्यूड, आइदर साइड, इधर भी और इधर भी। तो क्या कहेंगे इसको, तो मैक्सिमम displacement of the particle from its mean position is called amplitude। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट इज मीटर। क्या होगी, मीटर। ये बात समझ में आ गया, ओके। अब एक और चीज समझते हैं, देखिए दूसरा हमारे पास आता है टाइम पीरियड या वेवलेंथ समझते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसको इन शॉर्ट हम लैम्डा से दिखाएंगे। देखिए होता क्या है, समझना पहले। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वेव है इस तरह से, दिस इज द वेव, मान लीजिए कि मेरा पार्टिकल अभी यहां पर था, समझते रहना बात को, ये पार्टिकल मेरा यहां पर है। अगर ये पार्टिकल मेरा यहां पर है तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ वाइब्रेट होना, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये अपनी जगह से नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा और फिर यहां से यहां पहुंचेगा, ऐसे ही करेगा। यानी पहले ये O से A जाएगा, पहले कहां जा रहा है, O से A, फिर कहां से आएगा, A से O, फिर कहां जाएगा, O से B, फिर कहां जाएगा, B से O। तो ऐसा करने में ये वेव कितना आगे चली गई, यानी ये डिस्टरबेंस यहां स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ, तो ये यहां से ये स्टार्ट होता जा रहा है, तो ये डिस्टरबेंस क्या होगा, ये ले लेगा, फिर ये ले लेगा, फिर ये ले लेगा, फिर ये ले लेगा, फिर ये फिर ये लेगा, ये लेगा, ये ऐसे ऐसे करते करते यहां पहुंच जाएगा। तो यानी जो डिस्टरबेंस यहां हुआ था, इसका वाइब्रेशन कंप्लीट होते होते वो यहां पहुंच गया, कहां पर आ गया, यहां पर। तो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो क्या है ये, इट इज द डिस्टेंस traveled by wave in 1
कंप्लीट oscillation of medium particle। समझ गया नहीं? मीडियम पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में वेव ने जितना डिस्टेंस चला वही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्ले वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से दिखाएंगे यहां पे। टाइम पीरियड इज व्हाट? कैपिटल टी। तो अगर हम इसकी बात करें कि कैपिटल टी कितना होता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में उसे कितनी देर लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। या आप ये कह सकते हैं कि एक वेव जनरेट होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। ऑब्वियसली बात है कि भाई जब ये वाइब्रेशन शुरू हुआ तो इसने अपने वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए ऐसा शेप तुम्हें दे दिया, यानी यहां से यहां तक एक शेप दे दिया ये। तो ये जो शेप है इसी को क्या कह रहे हैं हम? वेव कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में, सॉरी वाइब्रेशन में जो टाइम लग रहा है वही एक कंप्लीट वेव जनरेट करने में लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा वही टाइम होता है जो एक वेव को जनरेट करने में लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम इन विच, ऐसे लिखते हैं, रुको, it is the time in which, it is the time in which one complete vibration cycle or wave is, it is the time in which one complete cycle wave is occur। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट ऑब्वियसली बात है, टाइम सेकेंड होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूसेस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी साइकिल प्रोड्यूस हो रही होंगी वही क्या कहलाएगा तुम्हारा? टाइम पीरियड कहलाएगा। यहां पे जो तुम्हारा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, समझना। ये कह रहा है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ साइकिल्स, कंप्लीट साइकिल्स अपॉन टोटल टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका और ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाती है? 1/t। क्या हो जाएगी? 1/t। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़े, आइए देखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कंप्लीट साइकिल करने में, ठीक है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, समझना।
अगर मान लो कि ये मेरा एक सर्कल है, तो अगर हम बात करें यहां पर इस तरह से, तो इस तरह से ये मेरा वेव ऐसे घूम रहा है, यानी ऐसे चल रहा है। तो अगर इसका कंप्लीट टाइम t है तो t टाइम में कितना घूम जाएगा, पूरा 2 पाई। तो ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो ये कहलाता है, अभी इसको क्या नाम देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। अब यहीं पे एक और चीज होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलें, क्या बोलें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये भी ओमेगा ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखो, अब अगर हम बोलें ओमेगा इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 2 पाई इंटू 1 बाई टी। और अभी तुम लिख के आ रहे हो कि 1 बाई टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें और क्या चीज होती है, ये हो गया। एक और होता है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वेव, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ में जो हमारे पास वेव होगी, जितनी वेव होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ या एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, सॉरी वेव नंबर। तो क्या बोलेंगे इनको हम लोग, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो ये जो होती है हमारे पास, ये होती है 1 अपॉन लैम्डा। क्या होती है बताओ, 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर। एक और होता है हमारे पास एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इन शॉर्ट इसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के। तो ये पता है किसी को क्या होता है, बताइए क्या होता है ये। तो इसको कहते हैं फेज चेंज। फेज चेंज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वेव, ठीक है। तो फेज चेंज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वेव। तो समझते हैं क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर ये हम बोल रहे हैं तो ये ऐसे वेव होगा, ऐसे वेव है हमारे पास। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां तक बोलो, यहां से यहां तक, तो आप अच्छे से जानते हो ये कितना होता है, पाई बाई 2। ये कितना होता है, पाई। ये कितना होता है, 3 पाई बाई 2। और ये कितना होगा, 2 पाई। यानी इसका फेज यहां कितना था अभी, 0, यानी कोई एंगल नहीं था इसके पास। फिर टाइम के साथ ये बढ़ाता गया, ऐसे चेंज करता गया, चेंज, और यहां पर पहुंच गया। तो पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी चला, लैम्डा चला। तो कितना फेज चेंज आया, तो आप बोलेंगे 2 पाई बाई लैम्डा। कितना चेंज आया बताओ, 2 पाई बाई लैम्डा। आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज चेंज। तो यही कहलाता है हमारा के। क्या कहलाता है ये हमारा, के कहलाता है। तो दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड टू योर वेव, ठीक है। तो वेव के साथ इतने टर्म्स आपके रिलेट होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है। ओके,
अब देखो एक और चीज होती है, वैसे आप लोगों से पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कंडीशन फॉर वेव इज इन मोशन, यानी वेव मोशन में है कि नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ये डिफाइन करना होता है कि अच्छा हमारा वेव क्या होगा। वेव वेलोसिटी तो रह गई हमारे पास, तो देखो अगर हम वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें, वेव वेलोसिटी v, अगर हम इसकी बात करें तो वेव वेलोसिटी क्या होती है समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास ये एक वेव है इस तरह से, ये, और वेव मेरा कुछ इस तरह से चल रहा है ये, तो मैंने बोला कांस्टेंट फेज। सबसे पहले याद रखना वेव वेलोसिटी क्या होगी, पहले ये समझते हैं। तो वेव वेलोसिटी जो होती है वो इस तरह से मूव कर रही होती है और ये कांस्टेंट होती है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास एक कोई पार्टिकल है, ये वाला फेज, अब यही फेज वाला पार्टिकल मान लीजिए यहां पर आ गया, तो अब ये यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पे आ जाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पे आ जाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा। तो ये कौन चल रहा है, तो आप बोलेंगे वेव, यानी, और ये वेलोसिटी किसकी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच हैज कांस्टेंट फेज, विच हैज कांस्टेंट फेज। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेव वेलोसिटी जो होती है वो बराबर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच हैविंग कांस्टेंट फेज, यानी उसका एंगल जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखो 2 पाई पे π/2 पर है, यहां भी π/2 पे π/2 π/2 π/2। तो अगर हम ये बोले कि इसने यहां से यहां तक डेल एक्स डिस्टेंस चला इन डेल टी, तो आप बोलेंगे कि पार्टिकल मूव डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट इन डेल टी विथ कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट फेज। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि v इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। दिस इज योर वेव, दिस इज योर वेव। तो ये बताओ कि अगर मेरा पार्टिकल यहां पर था, मान लो, समझना, अगर मेरा पार्टिकल यहां पे था अभी ये, तो ये बताओ ये पार्टिकल अगर मेरा लैम्डा चल जाए, कितना चल जाए बताओ, लैम्डा तो टाइम कितना लगेगा, t। तो देयरफॉर हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, अगर मेरा डेल्टा x लैम्डा हो जाए तो मेरा डेल्टा t क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो, कैपिटल T हो जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बाई टी। अगर मैं लैम्डा बाई टी भी लिख सकता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बोलो, तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाई टी, तो यानी v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ये भी लिखा जाएगा। गॉट इट, बनाओ इसको जल्दी से। डन, आगे बढ़े, चलिए आइए देखिए। रब कर दें इसको, चलिए देखिए। अब देखिए इसमें एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखो वो हम बाद में भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक चीज अगर हम बोलें तुमसे कि हमारे पास
के इजिकल टू क्या था, के इजिकल टू था 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा क्या था 2 पाई बाई टी, और वी क्या है लैम्डा बाई टी। अब ध्यान से सुनना ज़रा, ठीक है, ये है हमारे पास। तो मैं अगर लिख दूं v इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको पहले इसको तो ऐसे लिख दूं, अगर 1 अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन लैम्डा, तो मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकली इट इज ट्रू है कि नहीं, सोच कर देखो, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें दिस इंटू दिस तो यही आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तो 2 पाई से 2 पाई तो खत्म हो जाएगा, तो वही चीज रहेगी, बट व्हाट इज दिस, दिस इज ओमेगा। तो v इज इक्वल टू एक और चीज होती है ओमेगा बाई के, क्या होती है बोलो, ओमेगा बाई के। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब कंडीशन फॉर वेव इज इन मोशन, कंडीशन फॉर वेव इज इन मोशन, ठीक है, यानी वेव चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो देखिए, कंडीशन फॉर मोशन, कंडीशन फॉर वेव इज इन मोशन, यानी हमें यह पता करना है कि क्या कंडीशन होगी कि वेव मोशन में होना चाहिए। देखिए, इसमें दो कंडीशन हम लोगों को चेक करना होगा। पहला, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। के नॉट इक्वल टू 0, और के क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या है स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, यानी वेव वेलोसिटी का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। डन, ओके। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, y इज वेल डिफाइंड, y इज, या वेल डिफाइंड छोड़ो, y इज डिफाइंड एट every location, every values of x and t, x और t की वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए, हर वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेव मोशन में नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ SHM ऐसे भी होंगे जो आपके वेव को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो समझना, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए, जैसे मैंने तुमसे दिया एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी इज ए SHM, ठीक है, SHM है, चेक इट इज वेव और नॉट, ये वेव है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो आप ये बोलेंगे, सबसे पहले हम इसको ये निकालेंगे dy ओवर, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पे dy होना चाहिए, ठीक है, d, पहले हम ये निकालेंगे dy ओवर dt, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यहां आ जाएगा a ओमेगा साइन a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर एक बार और करेंगे इसको, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये तुम्हें याद होगा कैसे करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अभी तो फुल डेरिवेटिव ले रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में हम ये मानते हैं, आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया गया था, कि आप जिसके साथ करते हैं उसी को कांस्टेंट मानते हैं, सॉरी वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब कांस्टेंट। तो अभी तो कोई नहीं है, टी है, तो टी के साथ ही हम आराम से उसको कर ले रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से ओमेगा आ जाएगा, लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कि नहीं। तो ये आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें, चलो ये आ गया। अब अगर हम ये चेक और कर लें, क्या चेक कर लें बताओ, डी वाई ओवर डी एक्स, ये और चेक कर लें। तो आप बोलेंगे यहां तो कुछ है ही नहीं, एक्स का टर्म तो है ही नहीं ना, तो ये क्या आ गया, जीरो। तो हम ये लिखें, अब इसका डबल करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो
उसका मतलब हुआ therefore d स्क्वायर y ओवर dt स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू k d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, नॉट अ वेव बट इट इज SHM। वेव नहीं है लेकिन क्या है, एक SHM है हमारे पास। क्या है बताओ, SHM। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, देखो एक और है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और है हमारे पास दूसरा, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें दिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताइए ये वेव है कि नहीं, ये हमें बताना है। SHM तो है, ये तो हमें पता है, इट इज अ SHM। अब हमें ये बताना है कि ये वेव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी का डबल डेरिवेटिव चेक किया जाएगा। तो dy बाई डी टी का डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेल y ओवर, अब समझना जरा, डेल y ओवर डेल टी। तो इसमें ये जो x वाला टर्म है इसको क्या मानेंगे आप लोग, कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है, सिर्फ तुम्हारा ये। क्यों, क्योंकि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन बोथ x एंड t। क्यों, क्योंकि x अगर चेंज किया तब भी ये चेंज होगा और t चेंज किया तब भी ये चेंज करेगा। यानी इसमें ये दो वेरिएबल डिपेंडेंट है, x और t। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब इसका डबल डेरिवेटिव फिर निकालो, तो ये निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ, इसका आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल y ओवर डेल x। यानी अब कौन कांस्टेंट हो गया ये, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ, a के, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा और ये कॉस हो गया। यानी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक और बार निकलेगा, तो डेल y ओवर डेल x का स्क्वायर। तो अब ये माइनस a के तो यही रहा। अब बताओ कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अंदर जाओगे उसका जीरो, उसका कितना आएगा, इंटू माइनस ऑफ के। तो क्या आ गया बताओ, माइनस माइनस प्लस, देन माइनस, माइनस हो गया माइनस ए के स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो उठा के, तो क्या आ जाएगा, डेल वाई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो बताओ क्या मिलेगा, कहाँ गया ये और ये। तो देखो क्या हो रहा है, ये तो ये निपट गया, माइनस से भी निपट गया। तो क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। यही क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। तो क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल वाई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो आप बोल देंगे यस, इट इज अ वेव, इट इज अ वेव। तो ये क्या है, हमारे पास एक वेव होगा। ठीक है, करो इसको। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक और सवाल करते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है, आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं करने को। ठीक, देखिए और समझ लेते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं, जिससे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल टू लॉग x माइनस या लॉग t माइनस x। ये है मेरे पास, कह रहा है चेक इट इज अ वेव और नॉट। आपको ये बताना है चेक करके कि ये एक वेव है या नहीं है, इट इज अ वेव और नॉट। ये आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट वगैरह कुछ मत करना। ये बताओ तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें दो कंडीशन दी गई। एक तो ये दिया गया कि ये चेक कर लो, डेल वाई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। फिर क्या बोला, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t एंड x। तो ये बताओ अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रख दूं,
तो मुझे क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे y नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्यों डिफाइंड नहीं हो रहा? क्योंकि log नेवर बी डिफाइंड एट 0। एक और चीज, अगर मैं t को 0 रख दूं और x को 0 ना रखूं तो b क्या हो रहा है? log इज नॉट डिफाइंड एट वैल्यू ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट अ वेव। तो क्या लिख देंगे? नॉट अ वेव। क्या नहीं है ये? एक वेव नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझें आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, देखो अब हमें पढ़ना है हार्मोनिक वेव, या इसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखो हमें क्या पढ़ना है? हार्मोनिक वेव, इसी को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हार्मोनिक वेव कहिए या इसी को क्या बोलिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब देखिए वो ये कहता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फंक्शन होना चाहिए x, t। क्या होना चाहिए? x, t का अगर ये फंक्शन है तब ये बात को बढ़ा सकता है। अब समझना जरा, अगर मैं आपसे ये बोल दूं जैसे कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल था, ठीक है ना, मेरे पास एक पार्टिकल है और मैंने क्या देखा उसको? मैंने ये देखा कि मेरा जो पार्टिकल है वो इस तरह से चल रहा था। ठीक, x = 1 मीटर, x = 2 मीटर पे मैं उसे चेक करता रहा और मुझे y मिलता चला गया। कैसे मिला? तो ऐसे करके वो मुझे मिलता चला गया। ये देखो ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ठीक, ये x के उसमें चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल था, फिर यहाँ पे उसकी पोजीशन आई, देखो x = 0 पे 0 था, फिर x = 1 पे यहाँ पहुँच गया, y इज मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आ गया, ये भी एक मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से वो बढ़ता जा रहा था। तो ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? इसमें याद रखना पिक्चर इज टेकिंग, जैसे मान लो कि हमारे पास रिपल्स बन रही हैं। क्या बन रही हैं? रिपल्स। अब एक ही टाइम पे अगर मैं पिक्चर उसका ले लूं तो क्या होगा? तो पार्टिकल एक तुम्हें अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन टाइम फिक्स कर दिया तुमने। टाइम क्या कर दिया? फिक्स। क्योंकि जब पिक्चर ले रहे हो तो सारे पार्टिकल का टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो आपने पिक्चर ले लिया तो ऐसा पिक्चर तुम्हें नजर आएगा। तो पार्टिकल कैसे हो रहे होंगे? तो पार्टिकल तुम्हें ऐसे नजर आएंगे। दीज आर दी पार्टिकल्स, दीज आर दी पार्टिकल्स। कब? तो आप बोलेंगे एट टी कांस्टेंट। कब है ये बताओ? टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट पे ऐसा होगा। अब एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक इस तरह से ओपनिंग है ये, ठीक, और यहां पर मेरे पास ये कोई थर्माकोल का ऐसे कोई पीस है मेरे पास, ठीक है, और यहां पर मैंने ये मार्किंग कर रखा है। ठीक है, ये मेरी मार्किंग है कि ये यहां पर है। अब समझना, ठीक है, या मैंने ऐसे मार्किंग कर दी कि ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक, अब मेरा क्या हुआ कि यहां पे ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये बोलो, पानी। अगर ये पानी भरा हुआ है तो वेव मेरी ऐसे आ रही है, ऐसे वेव आ रही है। तो जब यहां पे वेव इस तरह से जो ऊपर उठाएगी इसे, तो ये क्या करेगा? यहां आ जाएगा। फिर क्या करेगी? डिप्रेस करेगी तो यहां आ जाएगा, फिर उठाएगी तो यहां आ जाएगा, फिर उठाएगी तो यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे? नहीं, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे हो रहा है। अब क्या फिक्स है? अब तुम्हारी ये पोजीशन तो एक ही हो गई ना, बट टाइम इज डिफरेंट। अलग अलग टाइम पे ले रहे हो, 2 बजे इतना, 3 बजे इतना, इस तरह से। यानी अब अगर हम इसकी बात करें तो y अब कैसे ले रहे हैं हम लोग? टाइम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से कैसे चलेगा? डिस्प्लेसमेंट देखो 0, फिर टाइम पीरियड मेरा t है तो समझते हैं, तो मैंने t ले लिया यहां पे और यहां पे मैंने y ले लिया, ऐसे समझते हैं। तो 0 0 t/4, t/4 पे क्या हो रहा है बताओ? t/4 पे मैंने मान लिया वो +a कर रहा है, फिर मैंने कहा t/2 पे बोलो, आपने बोला 0 हो गया। t/2 पे कितना हो गया? 0। फिर मैंने बोला 3t/4 पे बोलो, तो आपने बोला -a हो गया। फिर मैंने बोला t पे बोलो, तो आपने बोला 0 हो गया। अब जरा समझते हैं। तो माना मैंने कि ये मेरा टाइम 0 है, ये वाला टाइम मेरा t/4 है, ये वाला टाइम मेरा t/2 है, ये वाला टाइम मेरा 3t/4 है और ये वाला टाइम मेरा t है। तो अब ये बताओ, अगर ये a है मेरा
और ये मेरा माइनस ए है, दिस इज प्लस ऑफ ए एंड दिस इज माइनस ऑफ ए, देन हाउ यू कैन प्लॉट दिस। तो आप बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर क्या था, 0, तो ये आ गया। फिर ये कहां पे था, यहां पे था। फिर कहां पे था, 0 पे था। फिर कहां था, यहां। फिर कहां था, यहां। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बोलो बन रहा है इस तरह से। तो यहां पे क्या बात है, तो ये y है मेरा, तो यहां पे क्या है, यहां पे x तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट या फिक्स, इसको तुमने फिक्स्ड कर दिया। यहां पे टाइम फिक्स्ड है, एक ही टाइम पे आपने पिक्चर ली। लेकिन आप जानते हो ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए वेव इक्वेशन जो होती है हमारे पास, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं वेव इक्वेशन लिखता हूं, जर्नल वेव इक्वेशन यानी वेव इक्वेशन अगर हम लिखें, ठीक, अब मान लें कि फाई इनिशियल फेज जो है वो हमारा क्या है, 0, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब समझना एक्चुअल में क्या होता है कि जो तुम्हारा वेव मोशन होता है उसके अंदर हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, एवरी पार्टिकल परफॉर्म द एसएचएम, अप एंड डाउन ही तो करता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो दिस इज व्हाट, एसएचएम, ये कर रहा होता है, दिस इज एसएचएम, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम बट नॉट द वेव। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन ये है, तो मैं इसके जरिए किसी भी पार्टिकल की वेव इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बताओ, वेव इक्वेशन लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, समझना। तो ये बात क्लियर हुई, ओके। अब देखते हैं, आओ देखो, देखिए समझिएगा। मान लेता हूं कि मेरे पास ये कोई इस तरह से मोशन है, ये देखिए ये y है और इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये है मेरे पास ये, एंड दिस इज x, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, x। अब मैंने तुमसे ये बोला कि ये मेरा O है, अब यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर एक कोई पार्टिकल है जो इस तरह से अपने आप को शो कर रहा है, दिस इज y, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। समझ रहे नहीं बात को, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। तो आप ये बोलेंगे कि जो वाइब्रेशन यहां पर आया है वो वाइब्रेशन यहां से भी क्रॉस हुआ होगा। ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहती है, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई, ठीक। तो ये बताओ जो डिस्टरबेंस यहां पर है उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना देर लगा होगा, x अपॉन v, ठीक है। पहले ये समझते हैं, डिस्टरबेंस एट O reaches to point P in time is equal to कितना, x अपॉन v। बोलो ये बात समझ में आया भाई? यहां से ये वाइब्रेशन चलता चलता कहां पहुंच गया, यहां पर आ गया, तो कितना हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो पार्टिकल यहां हिला होगा वही पार्टिकल अब यहां हिलने की कोशिश कर रहा है, तो कितना, x अपॉन v। अब ये बताओ कि किसी टाइम पर, किसी t टाइम पर ये पार्टिकल के पास वाइब्रेशन आ गया, तो ये बताओ ये जो वाइब्रेशन यहां आया है वो कभी ना कभी तो O से गुजरा होगा। यानी अगर मुझे इसका सिर्फ इसकी इक्वेशन पता है, ये है तो इसकी इक्वेशन है ना, इसकी इक्वेशन, अब मुझे इसके जरिए इसकी इक्वेशन लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये भी एसएचएम कर रहा है। अब कैसे लिखेंगे, तो हम ये बोलेंगे, ठीक है ना, हम ये बोलेंगे डिस्टरबेंस एट P must be passes through O earlier than P, ठीक है ना, ये होगा। अब देखते हैं जरा तो कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P इज इक्वल टू
displacement of particle at O earlier than P। अब उसे निकालें कैसे, समझना जरा बात को। तो मुझे ये बताओ, तो ठीक है ये वाला हमें निकालना है, तो हमें यहां पे निकालना है ये, तो y एट P और ये हमें चाहिए y एट O। कब, किस टाइम पर चाहिए तुम्हें, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो ये हमें चाहिए P y एट P कब, एट t इज इक्वल टू टी, और ये कब होगा, एट t इज इक्वल टू, ये अब हमें निकालना पड़ेगा, समझना जरा। तो यहां पे अगर कोई टाइम है मेरे पास t डैश, तो ये बताओ t डैश पे तो उसके पास था ही, अब ये बताओ इसमें कितना टाइम और जोड़ दूं कि t बना दूं, तो आप बोलेंगे t डैश प्लस एक्स अपॉन वी अगर मैं कर दूं तो t पे आ जाऊंगा कि नहीं, आ गया भाई। मान लो 10 बजे यहां था, इसे 2 मिनट लगा, तो कितना हो गया 10:02। इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 10, 2:10, 2 मिनट, और ये आ गया। तो हम इसको क्या करना है, ये हमें t डैश निकालना है, तो t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स अपॉन वी। दिस इज द टाइम एट विच डिस्टर्बेंस p के पास आ गया, एंड दिस इज द टाइम, ठीक है। और दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल p की पोजिशन निकाल ली तुमने कि वेव अभी कहां पर है, तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास, अब क्या लिखना है इसमें, t माइनस एक्स अपॉन वी निकालो चलो। तो y एट p इज इक्वल टू, जर्नल इक्वेशन आ रही है अभी है देखो, तो y नॉट क्या था, a साइन ओमेगा, क्या लिखोगे, t माइनस एक्स अपॉन वी, दिस लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो y p इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन वी एक्स। तो ये हमारी उस पार्टिकल की क्या आ गई इक्वेशन। अब इसको और ज्यादा डेप्थ करते हैं भी, रुक जाओ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज अ जर्नल इक्वेशन, ठीक है। बस ये टाइम निकालो और इसी इक्वेशन में डालो, ये बता देगा अपने, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है कितना दूर है वहां से वो, ठीक है। ओके, आगे बढ़े हम, आइए देखिए और समझते हैं इसको आगे। चलें आगे, देखो मिटा दो इसको, ओके। देखिए इसकी अगर हम और बात करें तो जर्नल इक्वेशन क्या आ गई है, ये जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव। देखिए क्या है हमारे पास, तो हमें दी गई है a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी एक्स। तो ये कोई जनरल इक्वेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। देखो अगर हम बात करें v क्या था, तो v इज इक्वल टू था हमारे पास ओमेगा बाई के, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा v बाई सॉरी k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो जल्दी से, पक्का, ठीक है। अब एक और चीज समझो इसी की, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस के एक्स बाई लैम्डा, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। अच्छा एक और चीज समझना, हमने इनिशियल फेज क्या माना था, 0, इनिशियल फेज क्या माना है, 0। एक्चुअल में वो फेज हो भी सकता है। अच्छा ये क्या बता रहा है, जब यहां पे नेगेटिव साइन आएगा तो याद रखना वेव propagate in positive x डायरेक्शन। लेकिन
अगर y इज इक्वल टू ये लिखा गया हो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो अगर यहां प्लस आ जाए तो समझ जाना वेव प्रोपेगेट इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। डन। अब इसमें हम कुछ चीजों को और समझते हैं। देखो, अगर फेज एंगल दिया गया होता तो देखो कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। तो ये जो फाई है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज। और ये जो तुम्हारा लिखा गया ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, इसको कहा जाता है फेज ऑफ द वेव। क्या कहते हैं इसको? फेज ऑफ द वेव। ये वेव का क्या कहलाता है? फेज कहलाएगा। ओके, इसमें जो ए है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। क्या मतलब? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बात क्लियर हुई? अच्छा, चलो ये बात भी समझ में आ गया। अब अगर हम बोलें अच्छा भैया ये भी ठीक है। अब अगर बोले आपसे y क्या है, तो y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये ध्यान रखना। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट x क्या है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द वेव, यानी वेव कितना दूर है, यानी किस पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं वेव में। तो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। ठीक, और क्या बचा? के तो आप जानते ही हैं, ओमेगा भी आप जानते ही हैं, फाई हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा क्या है? तो याद रखिएगा आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ वेव। ये किसी भी वेव की जो सोर्स होती है उसका होता है। नॉट चेंज when wave is going from one medium to another medium। यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब ये जाती है तो v और ओमेगा चेंज नहीं होता। ठीक है, वेलोसिटी बदल सकती है, एम्पलीट्यूड बदल सकता है, लैम्डा बदल सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बनाओ इसको। बनाइए जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल करना पड़ेगा इसमें। क्लियर? देखिए,
देखिए ये जो हमने लिखा है y इज इक्वल टू, क्या लिखा है हमने, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, अभी हम माइनस लेके चलते हैं, माइनस और प्लस माइनस 5। तो याद रखिएगा ये जो फेस होता है वेव का, फेस ये क्या रहता है, कांस्टेंट। ये फेस क्या चलता है, कांस्टेंट। अगर ये फेस कांस्टेंट हो गया हमारे पास, दिस इज द कांस्टेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट with respect to z, with respect to z, तो देखो क्या मिलेगा, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, dt बाई डी जेड माइनस के डी एक्स बाई डी जेड, और ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, जीरो, और ये भी जीरो। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा इंटू, अब डी जेड ऐसे कोई मतलब ही नहीं, तो इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स, सॉरी क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा टी माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो क्या मिल जाएगा बताओ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी हमें मिल जाएगा ओमेगा बाई के, और याद ये क्या था, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को आपने लिखा था वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बोला था बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर वेलोसिटी वेव हमें पता है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, सॉरी ओमेगा बाई के, क्या आ जाएगा बताओ, ओमेगा बाई के। या इसी को और हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू होती है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, डन, इसको करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। डन, चलिए न्यूमेरिकल करें अब इस पे, आइए देखिए, रब कर दूं, ओके। देखिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें दिया गया है इसमें न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल है हमारे पास, y इज इक्वल टू 0.02, ठीक, 0.02 साइन x अपॉन 0.01 प्लस t अपॉन 0.05। फाइंड, जो क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड a, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा और v। ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। और कह रहा है ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ वेव, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ वेव, ये भी हमें बताना है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले इसमें अगर हमें निकालना बहुत इजी है ये, तो इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, यही होगा। अब देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो a तो हमारे पास आ गया कितना, 0.02 मीटर, सीधा कंपेयर हो गया। फिर क्या पूछा उसने, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, तो ओमेगा क्या है, टी का कोफिशिएंट, तो 1 अपॉन 0.05 यानी 100/5, और ये कितना होगा 2 पाई या 2 पाई बाई टी,
तो कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास 20 और ये कट गया तो आ गया 10, यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये एक आ गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे बोलो, तो 1/t यानी 10/पाई हर्ट्ज। और क्या पूछा है तुमसे बताओ, ओमेगा। ओमेगा हमारा पता ही है, ये आ गया। और क्या पूछा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। v पूछा है तुमसे, तो हाउ वी कैन फाइंड द v, तो v को हम निकाल सकते हैं ω/k। तो निकालो, ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा 1/0.01 सही है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये तो सब कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ वेव, तो वेव प्रोपेगेटिंग पॉजिटिव सॉरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, वेव प्रोपेगेट इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये, तो चलिए इसको आज यहीं पर रोक लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी में हमें और कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसमें और न्यूमेरिकल करेंगे आपके इसी पे बेस्ड, और फिर आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वगैरह ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बना लीजिए इसको।